हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। इस चैप्टर पे ये हमारा थर्ड वीडियो है, यानी कि दिस इज पार्ट 3। ओके, पार्ट 1 वाले वीडियो में मैं आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कॉजेस के बारे में बताई थी एंड फर्दर मोर महात्मा गांधी जी के अर्ली लाइफ और कुछ जो इनिशियल मूवमेंट्स थे लाइक चंपारण सत्याग्रह, वो सब के बारे में एक्सप्लेन की थी। सेकेंड वीडियो में यानी कि पार्ट 2 वाले वीडियो में मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो प्रोग्राम्स क्या था, इम्पैक्ट क्या था, वो सब के बारे में बताई थी। आज हम पढ़ेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में। ओके, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपको जैसे पता ही है कि 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खुद महात्मा गांधी जी ही स्टॉप करने के लिए कह दिए थे ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट, इजंट इट। बट उसके बाद 1922 के बाद फिर और एक मास अपराइजिंग हुआ इंडिया में अगेंस्ट द ब्रिटिश, और वो हुआ 1930 में, यानी कि आफ्टर 8 years। ओके, so if you have not watched part 1 and part 2, then definitely watch it। Okay, anyway, let's come to today's topic, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो 1922 में महात्मा गांधी खुद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने बोल दिए थे। देन उसके बाद ऐसे कुछ सिचुएशंस आए इंडिया में, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रिएट किया इंडिया में, जिसकी वजह से फिर से 1930 में महात्मा गांधी जी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए लोगों को फिर बुलाना पड़ा। ओके, तो आज हम देखेंगे ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए लोग इंडियंस आगे क्यों आए, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कॉजेस के बारे में देखेंगे। ओके, अब ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से थोड़ा डिफरेंट है। नॉन कोऑपरेशन में मूवमेंट में क्या था, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, इजंट इट। बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नॉन कोऑपरेशन के साथ साथ कुछ पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ रहे थे। ओके, वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक प्रोग्राम का एक पार्ट था। कुछ रूल्स जो नॉर्मल सिटीजन्स को बहुत ही तकलीफ में डाल रही थी, वो रूल्स को तोड़ भी रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, यानी कि ये एक कदम आगे था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। ओके, so let's get started with the causes. The first one is Simon Commission. Simon Commission क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नवंबर 1927 को ये डिसीजन लिया कि एक कमीशन का फॉर्मेशन होगा जो इंडिया में जो जैसे भी अभी राज कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था इसको और कैसे बेटर तरीके से किया जाए, ये सब डिसाइड करने के लिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने के लिए एक कमीशन का फॉर्मेशन करने का सोचा। ओके, दैट इज इन नवंबर 1927, और यही कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। इसका नाम साइमन कमीशन क्यों था? क्योंकि जो इस कमीशन को लीड कर रहे थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन के नाम पर ही ये साइमन कमीशन नाम आया। ओके, सो नवंबर 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस साइमन कमीशन को अपॉइंट किया। अब ये साइमन कमीशन में ओनली 7 मेंबर्स थे। ओके, हाउ मेनी? ओनली 7 मेंबर्स थे, और ये 7 मेंबर्स भी ब्रिटिशर्स थे। सो इट हैड 7 ब्रिटिश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ओनली 7 मेंबर्स थे और वो 7 मेंबर्स ब्रिटिश थे, विच मीन्स इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ला रहे हैं, उसके लिए एक ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है, एक कमिटी का फॉर्मेशन हो रहा है, बट उसमें एक भी इंडियन नहीं है। ओके, सी सच एन इंसल्ट टू द इंडियंस, इजंट इट? सी देयर वर नो इंडियंस। तो जब इंडियंस को इसके बारे में पता चला, देन दे वर रियली alienated and they were really angry because through this act the Britishers were insulting Indians, isn't it? क्योंकि इंडिया के बेटरमेंट के लिए कमेटी फॉर्म हो रहा है और उस कमेटी में एक भी इंडियन नहीं है। सो जब ये बात कांग्रेस तक पहुंची, देन कांग्रेस मद्रास सेशन में, इन मद्रास सेशन 1927
मद्रास सेशन 1927 में मद्रास सेशन में हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अंसारी। ओके, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अंसारी। उन्होंने ये डिसाइड किया, यानी कि पूरे कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि ये साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट करेंगे मीन्स उसको फंक्शन करने नहीं देंगे। हर जहां पर वो आएगा, जो जो काम करेगा, सब हम बॉयकॉट करेंगे। ओके, सो दे डिसाइडेड टू बॉयकॉट द साइमन कमीशन। फरवरी 3 को 3 फरवरी को साइमन कमीशन जो था वो इंडिया में पहुंचने वाला था। कहां पर? बॉम्बे में। द साइमन कमीशन वाज अबाउट टू लैंड ऑन फरवरी 3। तो ये फरवरी 3 को ही ऑल इंडिया हड़ताल डिक्लेयर किया गया। और एक बात ये है, नोटिस करने वाली बात ये है कि सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ऐसे हर एक छोटे मोटे जितने भी कमिटीज थे, मीन्स हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, इसके अलावा भी जो भी कमिटीज, जो भी ग्रुप्स थे, सारे एक साथ आके साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने का डिसीजन लिया। ओके, and therefore all of them declared an all India हड़ताल on February 3। February 3 में all India हड़ताल हुआ with slogans Simon go back, with slogans Simon go back। जहां पर ये साइमन कमीशन पहुंच रहा था, उन्हें बस यही हड़ताल ही देखने को मिल रहा था। They just saw the हड़ताल्स and black flags with slogans Simon go back। Okay, सो इस तरह से साइमन कमीशन को इंडिया में रिसीव किया गया इंडिया के लोगों द्वारा। देन व्हाट हैपेंड? तो ये जो अपराइजिंग हो रहा है, ये जो मास मूवमेंट हो रहा है, इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, जितना हो सके, जितना ब्रूटल मेजर्स वो कर सकते थे, जितना पनिशमेंट दे सकते थे, सब कर रहे थे ताकि ये जो अपराइजिंग है, ये जो हड़ताल है, वो सब बंद हो सके। एंड फाइनली, एंड व्हाट हैपेंड वाज दैट October 30, 1928 अक्टूबर 30 को लाला लाजपत राय लाहौर रेलवे स्टेशन में ऐसे ही एक डेमोन्स्ट्रेशन लीड कर रहे थे। और डेमोन्स्ट्रेशन लीड कर रहे थे क्यों? अगेंस्ट द साइमन कमीशन। तो जब उनके अगेंस्ट अटैक हुआ, देन लाला लाजपत राय was killed in that attack। Means the Britishers, the soldiers hit them so badly that Lala Lajpat Rai was killed in that demonstration on October 30, 1928. Okay, now ठीक है, साइमन कमीशन आया एंड और क्यों आए थे? कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए। सो देखते हैं क्या क्या रिकमेंडेशंस वो लोग दिए। ओके, What were the recommendations? Let's see. I will read it out one by one। एक पॉइंट को पहले रीड करूंगी, फिर आप सबको समझाऊंगी। ओके, पहला पॉइंट देखते हैं। Diarchy should be abolished and there should be complete autonomy in the provinces, including the Department of Law and Order. But the governor should be given overriding powers in certain matters like the internal security। पहले तो समझेंगे डायरकी का मतलब क्या होता है। डायरकी का मतलब है डबल गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हिसाब से। ओके, दो आपको ये सब समझना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मीन्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देन आपको ये सब पर्टिकुलर टर्म समझना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी रहे, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा क्लैरिटी रहे। ओके, सो डायरकी का मतलब क्या है? डायरकी मीन्स इट इज अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। दो गवर्नमेंट एक साथ चल रहा है। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1919 में, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत डायरकी हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब डायरकी में हर एक प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मीन्स हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का मीन्स दो तरह के पार्टीशन हो गया था। एक कमिटी हम बोल सकते हैं, एक ग्रुप थे जिसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स थे जिसको ब्रिटिश क्राउन ही अपॉइंट कर रहे थे, यानी कि सीधे इंग्लैंड से उनका अपॉइंटमेंट हो रहा था। फर्स्ट ये ग्रुप का। दूसरा ग्रुप में कुछ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड थे एंड दीज मिनिस्टर्स वेर इंडियंस। ओके,
these ministers were Indians. तो इस तरह से दो विंग हम कह सकते हैं, इस तरह से गवर्नमेंट के दो विंग थे। और इसमें इनका पार्टीशन, इनका जो काम था उसमें भी पार्टीशन था। they had some reserved powers and these ministers had some transferred powers. Reserved powers में like law and order, then this taxes, these revenues, these all came under executive councillors. Okay, बट मिनिस्टर्स के पास क्या पावर था? उनके पास पब्लिक हेल्थ का, एजुकेशन का, एग्रीकल्चर का, ऐसे कुछ चीजों का पावर्स मिनिस्टर्स के पास था। ओके, इसके बारे में आप और भी डिटेल में जान सकते हैं कई रिसोर्सेज से, बट इतना आपके लिए काफी आइडिया मिलने के लिए, इजंट इट? तो जब हम ये डायरकी के बारे में सुन रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ठीक है, इंडियंस के हाथों में भी कुछ पावर दिया जा रहा है जिसका वो लोग यूटिलाइज कर सकते हैं इंडियंस के बेटरमेंट के लिए, isn't it? But according to the recommendation of the Simon Commission, they are saying that ये जो डायरकी है इसे एबॉलिश कर देना चाहिए और सारा का सारा पावर्स बस ब्रिटिशर्स के हाथ में ही रहेगा। So this, when the Congress or when Indians will listen to such a recommendation, then it's obvious that they will be angry, isn't it? तो ये था उनका रिकमेंडेशन कि डायरकी शुड बी एबॉलिश्ड एंड एन ऑटोनोमस गवर्नमेंट। ऑटोनोमस गवर्नमेंट मीन्स वो गवर्नमेंट और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुआ या फिर और किसी को अपना पावर नहीं दिया होगा और सब कुछ अपने आप ही कर रहा होगा, ऐसा एक गवर्नमेंट का सेटअप होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स शुड बी एनलार्ज्ड, मीन्स द नंबर ऑफ मेंबर्स इन इट शुड बी इंक्रीज्ड। नेक्स्ट क्या है? Federal government at the center should embrace not only British India but also the princely state. Means the federal government है जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो अभी तक क्या बस ब्रिटिश इंडिया को रूल कर रहा था, मीन्स ब्रिटिश इंडिया को कम्प्लीटली रूल कर रहा था और प्रिंसली जो स्टेट्स थे इंडिया के उनको कुछ पावर्स उन्हीं के प्रिंस के पास उन्हीं के प्रिंस को दिया गया था, इजंट इट? आपको याद है ना जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें हम लास्ट में कॉन्सिक्वेंसेस में देखे थे कि जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको उस वैसे स्टेट्स को उनका पावर लौटा दिया गया था, बिकॉज दिस प्रिंसली स्टेट्स स्टूड विद द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वॉर, इजंट इट? बट अभी ये कह रहे हैं कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स है, जो भी ब्रिटिश इंडिया है, पूरा सबका पावर, सबको बस ये फेडरल गवर्नमेंट ही रूल करेगा, मीन्स उनके हाथों से भी पावर चला जाएगा। नेक्स्ट क्या है? द गवर्नर जनरल शुड सेलेक्ट एंड अपॉइंट मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट। नेक्स्ट है ब्रिटिश ट्रूप्स एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स शुड स्टे ऑन इन इंडियन रेजिमेंट्स फॉर मेनी मोर इयर्स। इंडियन रेजिमेंट्स यानी कि जो रेजिमेंट्स में इंडियन सोल्जर्स है उसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स और ट्रूप्स और भी कई सालों तक रहना चाहिए ताकि उनके ऊपर एक वॉच हो, जैसे कि वो लोग जो इंडियन रेजिमेंट्स के जो सोल्जर्स है वो फिर से आर्म्स ना उठाए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसी के लिए कहा जा रहा है, इजंट इट? नेक्स्ट क्या है? हाई कोर्ट्स शुड बी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही, हाई कोर्ट का सारा पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जो पहले से चलता आ रहा है, हर एक कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंट करके एक या दो जन जो रिप्रेजेंट करते हैं, was to continue. Okay. तो ये सब था साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन। अब हम देखेंगे आगे क्या हुआ। ये चीजें जब इंडियंस को पता चला तो क्या हुआ। ओके, इधर एक क्वेश्चन आया कि इंडियंस को क्यों तुम लोग इंक्लूड नहीं किया साइमन कमीशन में। तो ये 1927 के टाइम में मीन्स ये जो टाइम था 1927, 28, 29, ये टाइम में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे लॉर्ड बिरकेनहेड, और वो ये जो नो इंडियंस इन साइमन कमीशन इसको कैसे जस्टिफाई किए? वो बोले कि इंडियन खुद यूनाइटेड नहीं है, मीन्स कहीं पे एक कांग्रेस है, एक मुस्लिम लीग है, एक महासभा है, असर्टिव है, नेशनलिस्ट है, सब अलग अलग है, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू हैंड ओवर द पावर टू इंडियंस, इसीलिए हम इंडियंस को इंक्लूड नहीं किया। ओके, जस्ट लिसन टू द पर्टिकुलर स्टेटमेंट। He said that Indians were not united and could not arrive at an agreed scheme of reform.
इंडियंस तो खुद यूनाइटेड नहीं है, तो ये लोग जो पर्टिकुलर जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स कम्युनिटीज से है, ये लोग कैसे एक एग्रीमेंट में पहुंचेंगे और रिफॉर्म्स ला पाएंगे, इसलिए हम इंडियंस को इंक्लूड नहीं किए साइमन कमीशन में। ये था उनका जस्टिफिकेशन। ओके, एनीवे, तो ये जो जस्टिफाई वो लोग दिए, ये जो वो लोग रीजन बताए, ये रीजन को रॉन्ग है प्रूफ करने के लिए एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाया गया कब? 1928 में। और ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में सब कोई आए, यानी कि हिंदू महासभा, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, assertive nationalists, then extremists, everybody came together, even minorities, जो minorities को रिप्रेजेंट करे थे, सब कोई आए और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस फॉर्म हुआ। ओके, अब मोतीलाल नेहरू was made the chairman of this committee। ये जो अभी कमिटी फॉर्म हुआ, यानी कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो था, उसका चेयरमैन मोतीलाल नेहरू जी को बनाया गया। ओके, मोतीलाल नेहरू, ही वॉज सिलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी। और उनको असिस्ट कौन कर रहे थे? उनको असिस्ट सर तेज बहादुर सप्रू और NC केलकर। ये जो दो पर्सन है, ये मोतीलाल नेहरू को असिस्ट कर रहे थे। अब मोतीलाल नेहरू ने मीन्स पूरा कमिटी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है, ये एक रिपोर्ट बनाए जिसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और ये नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे रखा गया। एंड दे सेड दैट इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट, हु सेड? इंडियंस, द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टी कमिटी, you can say, they said to the British government that if you do not accept this Nehru report, then you have to face a mass uprising। okay, ये कहा और इंडियंस ने ये नेहरू रिपोर्ट उनको प्रेजेंट किया। अब देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट में क्या था। ओके, लेट्स सी, डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। अब डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस मीन्स एक हमारा मेन रूलिंग पावर होगा, एक सुपर पावर की तरह हम कह सकते हैं, एक रूलिंग पावर होगा, बट उसके अंदर एक और पावर। ओके, ये था डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। मीन्स ऑल्दो ब्रिटिश इंडिया में रूल करेंगे, बट उनके अंडर इंडियंस रूल करेंगे। इस तरह का एक स्टेटस चाहिए था इंडिया को। मीन्स कुछ पावर्स या फिर मेजोरिटी ऑफ द पावर्स इंडियंस के पास होगा, बट स्टिल द ब्रिटिश कैन इम्पोज some powers or some pressure on Indians। ऐसे कुछ तरह का गवर्नमेंट, दैट इज एक गवर्नमेंट के अंदर दूसरा गवर्नमेंट। ओके, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट होगा, उसके अंदर एक इंडियन गवर्नमेंट, इसे कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। ओके, सो नेहरू रिपोर्ट में क्या था? दे डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। मीन्स दे आर नॉट टेलिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बट वो लोग अभी तक नेहरू रिपोर्ट में भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में नहीं बोले हैं। दे जस्ट विश्ड फॉर डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, दैट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया शुड कंसिस्ट ऑफ, जो पार्लियामेंट फॉर्म होगा इंडिया के लिए, उसमें दो तरह के ग्रुप होंगे, कह सकते हैं दो तरह के विंग्स होंगे। व्हाट आर दे? सेनेट यानी कि काउंसिल ऑफ सिटीजन्स। ओके, द सेनेट इलेक्टेड फॉर 7 years containing 200 members elected by the provincial councils। और सेकंड वाला क्या है? द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन मीन्स लोअर हाउस, जैसे कि अभी हमारा लोकसभा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ओके, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन with 500 members elected for 5 years through adult franchise। adult franchise means जो 18 years above है वो लोग वोट करके इलेक्ट करेंगे ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन के लिए मेंबर्स। तो इस तरह के दो विंग्स होंगे हमारे इंडियन पार्लियामेंट में। पहला जो सेनेट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम आज के पार्लियामेंट के से कंपेयर करें, then it is similar to the राज्यसभा और अपर हाउस। ओके, और जो सेकेंड जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, then it can be said similar to the लोकसभा और the लोअर हाउस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं उनके नेहरू रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं। जॉइंट इलेक्टोरेट्स विथ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज ऑन पॉपुलेशन बेसिस विद द राइट टू कॉन्टेस्ट एडिशनल सीट्स। मीन्स जॉइंट इलेक्टोरेट्स का फॉर्मेशन होगा, वोटर्स वोट देंगे
पर उसमें भी कुछ माइनॉरिटीज के लिए कुछ रिजर्वेशन रहेगा। ओके, और ऐसा भी उसमें एक क्या बोलते हैं कि एडवांटेज या फिर ऐसा भी उसमें एक ये प्रोविजन रहेगा कि एडिशनल सीट्स, अगर जो नंबर ऑफ सिटीजन्स है वो सब इंक्रीज हुआ फ्यूचर में, देन एडिशनल सीट्स भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, सीट्स हम ऐड कर सकते हैं, सी विद द राइट टू कॉन्टेस्ट एडिशनल सीट्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, मीन्स नए नए प्रोविंसेस मीन्स नए नए जगहों का क्रिएशन होगा ऑन व्हाट बेसिस, ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस मीन्स ऑन लैंग्वेज बेसिस, मीन्स पर्टिकुलर जो लैंग्वेज मराठी जो बोल रहे हैं उनके लिए एक प्रोविंस, ओडिया जो बोल रहे हैं उनके लिए एक प्रोविंस, बंगाली जो बोल रहे हैं उनके लिए एक प्रोविंस, तेलुगु जो बोल रहे हैं उनके लिए एक प्रोविंस, मीन्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस नए नए प्रोविंसेस का क्रिएशन होगा। नेक्स्ट क्या है, 19 fundamental rights. How many? 19 fundamental rights, including the right to vote, freedom from arbitrary arrest, searches and seizures, and freedom of conscience. तो ये सब था हमारे नेहरू रिपोर्ट पे, व्हाट यू कैन से, नेहरू रिपोर्ट के प्रपोजिशंस। ओके, नेहरू रिपोर्ट के थ्रू ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, ये नेहरू रिपोर्ट के थ्रू ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ये 5 चीजें डिमांड कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ओके, तो फिर क्या हुआ, फाइनली वन ईयर वेंट बाय, बट स्टिल एक ईयर जाने के बावजूद, ये नेहरू रिपोर्ट गवर्नमेंट को प्रेजेंट करने के 1 साल बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, जिससे ये पता चल गया कि नेहरू रिपोर्ट तो लैप्स हो गया है, मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको सुनने वाली है नहीं, एंड दे वुड नॉट टेक एनी स्टेप विच विल गिव रिलीफ टू इंडियंस। ओके, सो ये प्रूफ हो गया है। तो आगे क्या हुआ, तो कैलकाटा सेशन में जो दिया गया वो तो जो नेहरू रिपोर्ट दिया मीन्स जो अल्टीमेटम दिया गया था वो तो लैप्स हो गया। अब क्या हुआ, अब लाहौर सेशन में फिर से मिले, कांग्रेस जो है लाहौर सेशन में मिले इन 1929, और ये लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट किसे इलेक्ट किया गया, लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट के रूप में सिलेक्ट किया गया, जवाहरलाल नेहरू को। अब क्या है, अब मास अपराइजिंग का टाइम था, तो अब इन्हें तो पता चल गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से और कोई आशा करने की, मीन्स देयर इज नो होप फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। अब ये लोग जो लाहौर सेशन में डिक्लेयर कर दिए कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नेहरू रिपोर्ट में भी वो लोग डोमिनियन स्टेटस कह रहे थे, बट फ्रॉम द लाहौर सेशन और इन द लाहौर सेशन they declared that they want complete independence, यानी कि पूर्ण स्वराज। ओके, सो फॉर दिस फिर आगे क्या हुआ देखते हैं। ऑन द मिडनाइट ऑफ December 31, 1929 दिसंबर 31, 1929 को जवाहरलाल नेहरू एक प्रोसेशन लीड किए, और वो लोग जो रिवर रवि है उसके बैंक में गए, एंड दे होस्टेड द ट्राई कलर फ्लैग, एंड ही सेड समथिंग, लेट्स लिसन टू दैट। He proclaimed that it was a crime against man and God to submit any longer to British rule. Okay, because that was true, as they were paying no heed to the British government, isn't it? Then ये कब हुआ, ये जो प्रोसेशन हुआ, रिवर रवि में गए, ये सब हुआ December 31, 1929, यानी कि अगले दिन हमारा नया साल शुरू होने वाला था। सो जनवरी 1930 को जो कमेटी है फिर मीट किया और डिसाइड किए कि हमें क्या प्रोग्राम, और प्लान किया आगे का प्रोग्राम क्या होगा वो प्लान किए। पहला क्या था, प्रिपरेशन फॉर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम उनका था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिए हमें क्या क्या चीजें प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ये सब के बारे में डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट था, as per the Purna Swaraj resolution, the word Swaraj in the Congress constitution would thenceforth mean
complete independence और पूर्ण स्वराज which was set forth as the goal of the national movement. ये जो नेशनल मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसका गोल ही यही था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, दैट इज पूर्ण स्वराज. ओके, ये डिसाइड किया गया. नेक्स्ट, ऑब्जर्वेंस ऑफ 26th of January एज द पूर्ण स्वराज डे. डिसाइड किए कि ये जो कमिटी था वो डिसाइड किया, लाहौर सेशन मीन्स जो जनवरी में जो कमिटी फॉर्म हुआ उसमें ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी को हर साल हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे. भले ही अभी तक इंडिपेंडेंस नहीं मिला हो, बट स्टिल दे डिसाइडेड कि ऑन 26 जनवरी वी विल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एंड वी विल होस्ट द ट्राई कलर फ्लैग. ओके, और हम ट्राई कलर फ्लैग को भी होस्ट करेंगे. ओके, होस्ट करेंगे. नेक्स्ट क्या है? रेजिग्नेशन बाय मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर्स. जो भी लेजिस्लेचर में मेंबर्स थे सब कोई उधर से रिसाइन कर दिए. ओके, नेक्स्ट क्या है? विड्रॉल फ्रॉम ऑल पॉसिबल एसोसिएशंस विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जिस भी तरीके से जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी प्रोग्राम किसी में भी जुड़ा हो, हर जगह से लोग रिसाइन करना शुरू किए. मीन्स इससे क्या पता चल रहा है? दे आर नॉट एग्रीइंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट. They will not support the British government anymore and they will protest against the British government. Okay, तो आज की वीडियो में हम causes of the civil disobedience movement डिस्कस कर लिए. क्या क्या थे? 2 मेन causes, साइमन कमीशन का आना और नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज. ये हमारा causes. नेक्स्ट वीडियो में हम सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के बारे में और थोड़ा जानेंगे. उनका प्रोग्राम क्या था, डांडी मार्च क्या था, ऐसे हम चीजें जो आगे फर्दर सिलेबस में है सबको हम एक एक करके कवर करेंगे. ओके, सो आई होप कि आज की वीडियो में मैं जितना भी आप सबको समझाई सब समझ में आया होगा. नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय.